हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और मैं ज्योति आपको केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हुए आज हमारा एक नया टॉपिक होगा। हमारी फर्स्ट यूनिट की आज थर्ड क्लास होगी और उसमें हम केवीएस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेडागोजी पढ़ेंगे। और उसमें हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, विकास में विचलन और इसके निहितार्थ, पेरेंटिंग स्टाइल, प्रिमिटिव अथॉरिटिव अट्रैक्शन, ठीक है, और अधिनायकवादी आधिकारिक अनुमोदक बेपरवाह शैली। तो ये हमारी पेडागोजी है और इसमें देखेंगे हम विकास में विचलन और इसके निहितार्थ कि विकास में विचलन क्या है, इसको जानेंगे। यानी कि डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये कि हमारे वृद्धि और विकास को क्या कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी हम अच्छी तरह समझ लेंगे। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम देख लेंगे। अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम कुछ जन्मजात योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ अनुवांशिक कारक होते हैं, जैसा कि हमारी आँखों का कलर, हमारी हाइट, हमारा वेट। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अनुवांशिक कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले गुण को अनुवांशिक कारक कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि दूसरी पीढ़ी से में न हस्तांतरित होकर वह तीसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर बच्चे के माता पिता काले हैं, बच्चा गोरा है, तो हम कहेंगे कि ये अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वह माता पिता पर ही जाए, वह बाबा पर, दादी पर, अपनी तीसरी या चौथी पीढ़ी पर भी जा सकता है। तो इस प्रकार अनुवांशिक कारक जो होते हैं वे हमें इफ़ेक्ट करते हैं। जब अनुवांशिक कारक का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो वो कैसे मिलता है, जैसे कि आँखों का कलर हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ, स्किन कलर हुआ। तो इस तरह ये अनुवांशिक कारक इफ़ेक्ट करते हैं। फिर सेकंड आ जाता है ऐसे ही जैविक या संवैधानिक कारक, कि जीवों में जो जैविक या संवैधानिक कारक पाए जाते हैं वह भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कि किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ कारक होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो इसका बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे ही होती है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं। कि बच्चे की वृद्धि, उसकी हाइट कितनी बढ़ी, हाइट में सभी आ जाते हैं, शरीर के सारे अंगों का विकास आ जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और फिर ऐसे ही आ जाता है भावात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर। यानी कि जैसे कि भय, क्रोध, प्यार, गुस्सा, ये सारी चीज़ें इमोशनल में आ जाती हैं, इमोशनल फैक्टर होते हैं ये भी बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारा आ जाता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में भी हमारे सोशल से रिलेटेड, यानी कि समाज में कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ निगेटिव बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। तो क्या होता है, उसका बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर उसका इफ़ेक्ट होता है और वो कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि समाज क्या कहेगा। तो इस तरह के जो कुछ सोशल फैक्ट होते हैं हमारे, वे बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा समझा था, अब यहाँ पे हम इसको डीपली समझ लेंगे। जैसे कि अनुवांशिक कारक, संतान में जब उसके अभिभावक से जीन और गुणसूत्र के रूप में जो समानता मिलती है वह अनुवांशिक रूप से हमें मिलती है। जब उसके अभिभावक से जीन और गुणसूत्र के रूप में जो भी मिलती है, सिमिलरिटी जो भी होती है, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी हमें विरासत में गुण मिलते हैं उन्हें हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे कि आँखों का रंग, लंबाई, ऊंचाई, ये सारे हमारे इसी में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आ जाता है हमारा जैविक या संवैधानिक कारक। जब बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है
तो क्या होता है, उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं और शारीरिक और मानसिक विकास ऐसी गति से होता है जिससे हम संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। पूरा समय बच्चा प्रभावित रहता है। ऐसा बच्चा शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप विकास से प्रभावित रहता है। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वह शरीर पर ही उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका मेंटली इफेक्ट भी पड़ेगा। वो धीमी गति से होगा। जैसे कि दो बच्चे लिए हमने, फॉर एग्जांपल दो बच्चे लिए और दोनों का एक साथ का ही जन्म है, लेकिन एक को अच्छी तरह उसकी, जब वह अपनी माँ के गर्भ में था उसने अच्छी तरह पोषण लिया, उसकी माँ ने अच्छी तरह डाइट ली, उसकी माँ को प्रॉपर डाइट मिली, तो हमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। बच्चा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। लेकिन एक बच्चा जिसकी माँ को पोषण की शिकार रही, तो क्या होगा, वह कमज़ोर पैदा होगा और कमज़ोर ही रहेगा। हम बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उसका स्वास्थ्य इस तरह नहीं सुधार सकते जो कि नेचुरल होता है, जो हमें नेचुरल रूप से मिलेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि सीखने की वह योग्यता होती है जिसमें सही समय पर सही निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर व्यक्ति का डेवलपमेंट सही से होगा तो उसकी बुद्धि सही से कार्य करेगी, जिसमें वह सही समय पर सही निर्णय लेगा। और बुद्धि सही कार्य कब करेगी, जब उसके इमोशन कंट्रोल होंगे, उसका संवेगात्मक विकास होगा। क्योंकि जब तक संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा, तो बुद्धि अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखेंगे तभी तो हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जब हम कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, हमें सही गलत का ही पता नहीं होगा, तो हम सही निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए बुद्धि को सीखने की वह योग्यता बताया गया है जिसमें सही समय पर सही निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन हम आपको अलग से भी बता रहे हैं। वैसे तो हम आपको टाइपिंग नोट्स से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैंड नोट्स बनाकर कलेक्ट की गई हैं ताकि आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। तो बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, सही समय पर सही निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन उससे पहले हमारा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास होना भी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ऐसे ही आ जाता है हमारा भावात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर, जिसके बारे में हमने भी बात भी की थी। तो यह कारक व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, नेगेटिव फैक्ट से डर जाता है, तो उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास प्रभावित होता है। तो इसको जान लेंगे भावात्मक विकास को कि कैसे प्रभावित होता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो आपने उसे डांट दिया तो वह डर जाएगा। तो क्या होगा, जब आप उसके सामने जाओगे हर बार वह डरेगा, तो उसके मन में डर बैठ जाएगा, तो वह अच्छी तरह से अपना वर्क नहीं कर पाएगा, डर डर के सारे कार्य करेगा। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो क्या होगा, बच्चा अच्छी तरह से कार्य करेगा, बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा, आपसे डरेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसे डराओगे, धमकाओगे, तो क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। जो व्यक्ति अपने भाव पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो वृद्धि और विकास में कष्ट उत्पन्न होगा। कैसे कष्ट उत्पन्न होगा, क्योंकि जब तक जब हमें गुस्सा आता है या हमें प्यार आता है या फिर हमें अत्यंत तीव्र गुस्सा आता है, या फिर हमारा ऐसा मन होता है कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो इसको जान से मार दो, तो जब व्यक्ति अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं रखेगा तो वृद्धि और विकास में कष्ट होगा। तो ना तो उसका डेवलपमेंट सही से होगा और ना ही उसकी ग्रोथ सही होगी। तो इसलिए व्यक्ति को अपने संवेगों पर, अपने भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल नेचर। एक व्यक्ति का समाजीकरण उसकी वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है। यानी कि एक व्यक्ति का जब समाजीकरण होता है तो उसकी वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाने में उसकी मदद करता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या बताया है इन्होंने कहा है कि अपने पर्यावरण से ज़्यादा सीखता है, उसकी वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यानी कि जो व्यक्ति अपने पर्यावरण में एडजस्टमेंट कर लेगा अच्छे से तो अच्छे से सीखेगा। लेकिन अगर उसके आसपास का माहौल ख़राब होगा, अच्छा आस पड़ोस नहीं होगा, अच्छा पर्यावरण नहीं होगा, तो उसकी वृद्धि और विकास दोनों ही प्रभावित होंगे। इसको हम आपको ऐसे भी समझा सकते हैं जैसे कि हमारे पड़ोस का वातावरण बहुत गंदा सा है, और तो बच्चा क्या करेगा, उसमें पड़ोस में गालियाँ देते हुए लोगों को देखता है तो वह भी गाली देने लगेगा। लेकिन अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनकी लैंग्वेज अच्छी है और अच्छे से बात करते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, अच्छी बातें सीखेगा। और जो उसकी जिज्ञासा भी बढ़ाएंगी, उसकी वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या आएगा हमारा, इसको भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को पर्यावरण में स्थित उसके कारक प्रभावित करते हैं तो उसे बाह्य कारक कहते हैं। एक बच्चा जब इन कारकों को समझना शुरू कर देता है तो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भी बाहर के फैक्टर होते हैं, पर्यावरण में स्थित होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में स्थित होते हैं, जो भी हमारे फैक्ट होते हैं वे बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसे बाह्य कारक कहते हैं। और जब बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ ये बाह्य कारक क्या होते हैं, या बच्चा इनको समझने लगेगा, तो उसका डेवलपमेंट खुद शुरू हो जाएगा और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसे क्यों है, ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे होनी चाहिए। तो उसे उसके सवालों का जवाब मिलेगा तो क्या होगा, इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। अब देखते हैं कि बाह्य कारक में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं। बाह्य कारक में माँ के गर्भाशय में वातावरण, ये कैसे आएगा, चलो इसको समझ लेते हैं। माँ के गर्भाशय में वातावरण से मतलब है यहाँ पे कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था तो माँ को कैसा पोषण मिला, माँ की बॉडी कैसी थी, यानी कि कोई विकार तो नहीं था या कोई माँ को बीमारी तो नहीं थी, जैसे कि हाई बीपी, शुगर इत्यादि। और अगर माँ स्वस्थ होगी तो अच्छा वातावरण मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन अगर माँ को कोई समस्या है तो बच्चा बीमारी के साथ पैदा होगा। तो इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा कि माँ के गर्भाशय में वातावरण बच्चे को कैसा मिला, माँ का स्वास्थ्य उस टाइम कैसा था जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था, तो माँ स्वस्थ थी या अस्वस्थ थी, तो ये बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। गर्भाशय में एक से अधिक बच्चे का होना, अब गर्भाशय में एक से अधिक बच्चे का होना, इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि जो पोषण एक बच्चे को मिलना चाहिए था वह हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो एक बच्चे को मिलना था अब वो दो भागों में चीज़ें बढ़ जाती हैं, वह दोनों बच्चों को मिलता है तो वह प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें बच्चे को इफेक्ट करती हैं, हमेशा कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं गर्भाशय में भ्रूण की गुणवत्ता और मात्रा, कि गर्भाशय में भ्रूण की गुणवत्ता कैसी थी, मात्रा कैसी थी, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। फिर आता है सामान्य या असामान्य प्रसव। कई बार क्या होता है कि माँ का स्वास्थ्य खराब होने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन हो जाती है, तो ये भी बच्चे को इफेक्ट करती है। जब माँ का स्वास्थ्य सही होगा तो बच्चे का भी स्वास्थ्य सही होगा और माँ की डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। अब हमने बाह्य कारकों में जाना था कि माँ के गर्भ में वातावरण, इन सब के बारे में हमने जाना था। लेकिन अब हम जानेंगे कि जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण, की बच्चे के जन्म के बाद उसे कैसा वातावरण मिला, ये भी बहुत प्रभाव डालता है, उसके जीवन के विकास क्षेत्र को प्रभावित करता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उसके आसपास का कैसा वातावरण था, परिवार में कैसा वातावरण था। जब जब बच्चा बड़ा होगा तो वह क्या सीखेगा, तो बच्चा सीखेगा, देखेगा कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं, उससे प्यार करते हैं या डांटते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, अपने बड़ों से बदतमीजी से बात करेगा, छोटों के सामने बदतमीजी से बात करेगा, तो क्या होगा, बच्चों पर इसका इफेक्ट होगा और उसका डेवलपमेंट इससे प्रभावित होगा। इसको हम सिंपल भाषा में भी समझेंगे कि एक व्यक्ति की वृद्धि और विकास उसकी लाइफ में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं से प्रभावित होता है। यानी कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर आपने देखा होगा कि उसके मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे के दिमाग पर उसका असर पड़ता है। यानी कि परिवार में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं भी बच्चे को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए।
उनके सामने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि परिवार में कैसे रहते हैं, बड़ों की कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वैसे तो हम आपको समझा ही चुके हैं। यदि एक बच्चे की बॉडी का कोई पार्ट किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरी लाइफ इससे प्रभावित रहेगा। यानी कि बाहर के वातावरण में अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कोई हाथ पैर या शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तो क्या होगा, पूरी लाइफ वह उसे झेलता रहेगा, उससे प्रभावित होगा, उसे समस्या होगी। तो इससे क्या होगा, मानसिक शारीरिक और भावात्मक विकास उसका प्रभावित होगा। यानी कि बच्चे, मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ में चोट आई और उसकी एक उंगली अंगूठे ने कार्य करना बंद कर दिया तो बच्चा अच्छी तरह से लिख नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। अगर किसी ने उस टाइम उसका मजाक बना दिया तो बच्चे के दिमाग पर इस चीज़ का असर पड़ेगा और शारीरिक और भावात्मक विकास प्रभावित होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और हमें उसे उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसे उल्टे सीधे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक और भावात्मक विकास प्रभावित होता है। अब हम देख लेंगे भौतिक वातावरण चिकित्सीय देखभाल और पोषण के बारे में जान लेंगे। एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध भौतिक वातावरण चिकित्सीय देखभाल और पोषण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यानी कि भौतिक वातावरण हमारा कैसा है, चिकित्सीय देखभाल कैसी है, जब बच्चे का जन्म हुआ तो कैसी चिकित्सा व्यवस्था थी, कैसी देखभाल थी, बच्चे को अच्छा पोषण मिला नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि सुविधाओं की गुणवत्ता और सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त अवसर, यानी कि सुविधाएं कैसी मिली बच्चे को और सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा उसे कैसे अवसर मिले जिससे वह अच्छे से कार्य कर सके, अच्छे से सीख सके। और जब उसे अवसर मिले तो उन सुविधाओं की गुणवत्ता कैसी थी, समाज ने जो उसे वातावरण दिया वह कैसा था, सांस्कृतिक वातावरण मिला वह कैसा था। तो इन सारी चीज़ों से बच्चा प्रभावित होता है। तो हमेशा सुविधाओं की गुणवत्ता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा जो भी अवसर मिलते हैं वे अगर पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, बच्चे का विकास भी तीव्र गति से होगा, अच्छी गति से होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बच्चे द्वारा प्राप्त पैर तक व पारिवारिक देखभाल, ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि एक बच्चे द्वारा प्राप्त, यानी कि बच्चे को जो प्राप्त होती है परिवार में, मान लीजिए परिवार में कई सारे सदस्य हैं और सभी बच्चे से प्यार करते हैं, सभी बच्चे की देखभाल करते हैं, तो क्या होगा, इससे बच्चे का मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, उसमें नैतिक शिक्षा का गुण आएगा कि मेरा परिवार मिलकर रहता है, इसमें कोई बदतमीजी से बात नहीं करता, एक दूसरे को गाली नहीं देता। तो क्या होगा, बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी, बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। तो ऐसे ही बच्चे द्वारा प्राप्त विद्यालय गुणवत्ता, यानी कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, अपने टीचर के साथ उनका बॉन्ड कैसा है, उनके टीचर कैसे हैं, शिक्षक द्वारा बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाती है, उसकी गुणवत्ता, उसका वातावरण, वैसा बच्चे को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सहपाठियों के साथ संबंध, कि उसके दोस्त कैसे हैं, उनके साथ उसका कैसा संबंध है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये सारी चीज़ों को हम जो ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। जैसे कि आस पड़ोस, पर्यावरण का वातावरण गुणवत्ता, की आस पड़ोस में अच्छे लोग रहते हैं तो बच्चा अच्छी बातें सीखेगा, लेकिन अगर बुरे लोग रहते हैं तो बुरी बातें सीखेगा। तो इसलिए आस पड़ोस का जो भी वातावरण होगा, जो भी पर्यावरण होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कितना सुधार है, उसमें कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बच्चे को उपलब्ध कराए गए शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता, यानी कि आपने देखा होगा ना कई बार कि कोई बच्चा अपनी क्लास से आगे तक के क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, तो क्या होता है, तो उसे ऐसे ही अवसर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उसे नेक्स्ट क्लास के अवसर नहीं देंगे या फिर उससे थोड़ा हाई लेवल के अवसर उसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, बच्चा उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उसे किसी और कार्य में लगाएगा। तो उसे हमें सही दिशा में मोड़ने के लिए, बच्चे को सही बातें सिखाने के लिए उसे जो शैक्षिक अवसर दिए जाएंगे उनकी गुणवत्ता की जांच करनी आवश्यक है, जिससे बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके।
अब हम देख लेंगे पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि जो माता पिता होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अधिकारवादी, अथॉरिटियन, यानी कि अधिकारवादी। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि जब माता पिता बच्चे पर थोप देते हैं कि तुम्हें यही कार्य करना है, इससे अलग तुम्हें कोई कार्य नहीं करना। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेंगे। फिर आएगा प्रिमेसिव, यानी कि अनुज्ञात्मक, अनुमोदक। इसमें क्या आएगा, इसमें बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है। और ये आता है हमारा ऑथोरेटिव, इसमें आएगा लोकतांत्रिक, यानी कि इसमें भी बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है। फिर आ जाता है हमारा नेग्लेक्टफुल, यानी कि बेपरवाह शैली, कि बच्चा कुछ भी करे कि इससे माता पिता को कोई मतलब नहीं होता, वह एक तरह से उसे पूरी आज़ादी दे देते हैं। चलिए अब इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम अधिकारवादी को समझ लेंगे कि बच्चे पर अधिकार होता है माता पिता का, उसके बारे में जान लेंगे कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सब माता पिता की इच्छा होती है, बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती। क्या होता है कि माता पिता थोप देते हैं कि अगर बच्चे का मन है कि वह साइंस पढ़ेगा, नहीं नहीं तुझे मैथ पढ़ना है, तो इस तरह बच्चे पर थोप देते हैं। बच्चा क्या चाहता है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जान लेंगे। इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर बच्चे पर हम ज़्यादा दबाव बनाएंगे, उसकी निगरानी करेंगे, तो वह छुपकर वही कार्य करेगा और दूसरों के निर्दोषों पर निर्भर रहने लगता है। उसका माइंड खुद से फैसले नहीं ले सकता। इसको भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी में समझ लेंगे। जैसे कि अगर हम बच्चे पर दबाव बनाएंगे कि नहीं तुझे फ़ोन नहीं चलाना, तो वह क्या कर, हम उसकी निगरानी करेंगे तो वह छुपकर चलाएगा। तो क्या झूठ बोल देगा, झूठ बोल देगा कि मुझे मेरा स्कूल का कोई वर्क है, मुझे वह कंप्लीट करना है, मैं उसको कंप्लीट करूँगा, मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है। या फिर ये कहेगा कि मुझे गूगल से सर्च करना है, मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो माता पिता मजबूर हो जाएंगे उसको देने के लिए। और इस तरह क्या होगा, बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा, अपने माता पिता को सारी बातें नहीं बताएगा। अगर उसे परेशानी होगी कॉलेज में, उसे कोई टीचर या फिर कोई उसके सहपाठी परेशान करता होगा, तो बच्चा छुपाने लगेगा और उसका माइंड खुद से फैसले नहीं ले सकेगा। वह क्या करेगा, दूसरों के निर्देशों पर निर्भर रहेगा। जब उसे कोई निर्देश देगा तभी वह कार्य करेगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे को खुद से फैसला लेना है, तो वह अपने फैसले नहीं लेगा। इसमें प्राथमिक माता पिता होते हैं, द्वितीयक इसमें बच्चा होता है, जो जिसे माता पिता के निर्देशों पर चलना होता है, यानी कि उनसे अलग वह नहीं चल सकता, उसे हमेशा माता पिता के निर्देशों पर ही चलना पड़ेगा। अब सेकंड देख लें, प्रिमेसिव। अधिकारवादी के पूर्णतः विपरीत होती है। अपनी मर्जी से बच्चा कार्य करता है, बच्चा स्वतंत्र होता है, नियंत्रण से मुक्त रहता है। बच्चे को स्पष्टीकरण भी दिया जाता है कि तुम्हें ये कार्य करना है, तो ये क्यों करना है। अब इसके इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र होगा, किसी की भी बात भविष्य में नहीं सुनेगा। बच्चा मतलब ही हो जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा, उसे बुरी आदतें पड़ जाएंगी। ये तो होगा ही। अब आप देख लीजिए खुद ही कि जब बच्चे को हम पूर्णतः स्वतंत्रता देंगे तो क्या होगा, फिजूल खर्ची करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। उसे लगेगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ और जो मैं करता हूँ सही करता हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, और अपने मार्ग से भटक जाएगा, बुरी आदतें पड़ जाएंगी। और अभी तो वह बच्चा है, अभी तो हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जब बड़ा होगा तो उसका व्यवहार समाज से कट जाएगा, उल्टे सीधे कार्य करेगा, नशा करने लगेगा, चोरी करने लगेगा। तो इस तरह किसी की बात नहीं सुनेगा, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, दूसरों को गाली देगा, अच्छे दोस्त नहीं बनाएगा, समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इसको दोषपूर्ण मानते हैं कि इतनी स्वतंत्रता देना बच्चों को ठीक नहीं होता। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, यानी कि ऑथोरेटिव। बच्चे पर जब हम नियम लागू करने हैं तो हम उसका कारण बताएंगे, उसको सिखाएंगे कि वह किसी को हानि ना पहुंचाए, आपस में प्रेमपूर्ण रिश्ता रखेंगे उससे। ये हमारी सबसे आदर्श प्रक्रिया मानी गई है।
यानी कि जब हम अगर उसे कह रहे हैं कि तुम्हें 8 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम खेल सकते हो, 9 बजे तक कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम खेल सकते हो। अगर वह कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो हम उसे बताएंगे कि आप अच्छी नींद लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप टाइम से खेलोगे और टाइम से अपना होमवर्क करोगे तो आप क्लास में सबसे अच्छे रहोगे, आप टॉपर बन जाओगे। तो क्या होता है, अगर हम बच्चे पर कोई नियम लागू करते हैं तो हम उसको उसका कारण बताते हैं और उसको फ्रेंडली समझाते हैं, जिससे क्या होता है, आपस में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनता है। यह एक आदर्श प्रक्रिया है। इसके इफ़ेक्ट देख लेते हैं। माता पिता के साथ बच्चे का अच्छा व्यवहार रहता है, अनुशासन रहता है, क्योंकि नियम मानेंगे तो बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट होगा और वह अच्छाई बुराई के फ़र्क को समझेगा और अच्छे से कार्य करेगा। यानी कि अगर बच्चे को हम किसी कार्य से रोक रहे हैं तो हम उसका कारण बताएंगे तो बच्चा मान जाएगा, माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा और खुद से फैसले भी लेगा, समाज में एडजस्टमेंट भी अच्छी तरह से कर पाएगा। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी गई है। जबकि पहली दो में, एक में तो परिवार ने इतना दबाव डाल दिया बच्चे पर अधिकारवादी प्रक्रिया में कि बच्चा एक बोझ के तले दब गया, और सेकंड वाली में ऐसा कर दिया बच्चे को कि उसे स्वतंत्र कर दिया पूरी तरह ही, कोई गाइडेंस नहीं दी, जो कर रहा है बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ऐसे में बच्चे के अच्छा नागरिक बनने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन ये जो थर्ड वाला है हमारा, ये बहुत अच्छा है। इसमें बच्चे के विकास के बारे में पूरी तरह बताया गया है। फिर आता है हमारा नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, यानी कि बच्चे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, माता पिता बच्चों से मतलब नहीं रखते और उन्हें निर्देशित नहीं करते। और इसका इफेक्ट क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, अनुशासन नहीं रहता, बच्चे खुद से कार्य करते हैं, सही गलत अंतर समझ नहीं पाते, उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं बच्चे। तो इस प्रकार आज हमने अपनी थर्ड क्लास कंप्लीट की, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की थर्ड क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।